चलिए तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पार्ट बाय पार्ट हम इस चैप्टर को कवर करेंगे क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा है। हाँ, तो चैप्टर का नाम है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। देखिए, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो। हर वर्ग के लोगों ने अपनी अपनी कुर्बानी दी है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये लड़ाई स्टार्ट हुआ क्यों? ऐसा क्या रीजन है जिसके कारण इतने सारे लोगों ने अपनी जान तक दे दी? यही रीजन पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। यानी आपको वॉर का कॉजेज जानना है कि ये वॉर स्टार्ट कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किसकी गलती थी। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज प्रकाश प्रधान और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल यूनिक डेडिकेशन। तो चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसीलिए हम लाइन बाय लाइन तो एक्सप्लेन कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, सारे पॉइंट हम कवर करेंगे। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो हम उसको स्किप कर देंगे या हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर एक भी पॉइंट हम छोड़ देते हैं तो आप मतलब बिना डरे कोई भी कमेंट कर सकता है कि आपने ये पॉइंट छोड़ दिया है। ठीक है, तो मैं यही प्रॉमिस करता हूँ आपसे और यही मैं प्रयास करूँगा कि एक भी पॉइंट नहीं छूटे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले आप इस चार्ट को देखिए। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में बहुत सारे कॉजेज है। पॉलिटिकल कॉजेज है, सोशल रिलीजियस कॉजेज है, इकोनॉमिक्स कॉजेज है, मिलिट्री कॉजेज है, इमीडिएट कॉज है, इकोनॉमिक्स कॉज है। बहुत सारे कॉजेज हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन पॉलिटिकल कॉजेज में अब 4 पॉइंट आपको पढ़ना है। कितने पॉइंट पढ़ना है? 4 पॉइंट। पहला, पॉलिसी ऑफ एक्सपांसन। सेकंड, डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह। थर्ड, ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब। एंड फोर्थ, ऑब्सेंटी सॉवर्निटी ऑफ द ब्रिटिश। अब पॉलिसी ऑफ एक्सपांसन में 4 पॉइंट आपको कवर करने हैं। पहला, बाय आउटराइट वॉर। सेकेंड, बाय सब्सिडरी अलायंस। थर्ड, बाय यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और फोर्थ, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ इलेक्ट मिसरूल। तो सारे पॉइंट को हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? पॉलिटिकल कॉजेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉजेज में पॉलिसी ऑफ एक्सपांसन के ऊपर। देखिए, जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो उनका एक ही एम था, एक ही पर्पस था कि कैसे हम अपनी कंपनी को इंडिया में एक्सपैंड करें। ठीक है, एक्सपैंड समझते हैं, मतलब कैसे हम अपनी कंपनी को बढ़ाएं। मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, हम इसको और एक्सपैंड कर दिए, यानी हम इसको और फैला दिए। तो एक्सपैंड मीन्स फैलाना। तो पहला उनका पॉलिसी था कि हम कैसे अपनी कंपनी को इंडिया में फैलाएं। तो इसके लिए अंग्रेजों ने 4 तरीके अपनाए। कितने तरीके अपनाए? 4 तरीके अपनाए। और वो 4 तरीके कौन थे? कौन कौन सा था? बाय आउटराइट वॉर, बाय सब्सिडरी अलायंस, बाय यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और फोर्थ, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिक्ड मिसरूल। हमारे साथ बोलिए, याद हो जाएगा। अंग्रेजों ने एक्सपैंड करने के लिए, इंडिया में अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए 4 तरीके अपनाए। पहला, बाय आउटराइट वॉर। सेकेंड, बाय सब्सिडरी अलायंस। थर्ड, यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। फोर्थ, एलिक्ड मिसरूल। याद हो गया? बताइए, पहला तरीका क्या था? बाय आउटराइट वॉर। सेकेंड तरीका क्या था? बाय सब्सिडरी अलायंस। थर्ड, यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। फोर्थ, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिक्ड मिसरूल। याद हो गया? अंग्रेजों ने भारत में अपनी कंपनी को एक्सपैंड कराने के लिए 4 तरीके अपनाए थे। वो 4 तरीके कौन कौन से हैं? याद हो गया? बताइए, हमारे साथ बोलिए। याद हो गया? पहला, बाय आउटराइट वॉर। बाय आउटराइट वॉर का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट वॉर। अभी हम सारे पॉइंट को एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, घबराना नहीं है। डायरेक्ट वॉर, डायरेक्ट वॉर। ठीक है, तो फर्स्ट तरीका क्या है? बाय आउटराइट वॉर। सेकेंड तरीका, बाय सब्सिडरी अलायंस। थर्ड तरीका, बाय यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और फोर्थ, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिक्ड मिसरूल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाय आउटराइट वॉर। बाय आउटराइट वॉर, देखिए, अंग्रेज ये प्लान बनाए थे कि जहाँ का भी रूलर आपको वीक दिखे, कमजोर दिखे, और वहाँ पर सैनिक अगर कम दिखे, वहाँ पर डायरेक्ट युद्ध कर लेना है। मतलब सपोज कीजिए कि ये कोई इंडिया में जगह है और यहाँ पर कोई रूलर है, वीक रूलर है, कमजोर रूलर है, और यहाँ पर जो सिपोय है, सिपोय मीन्स सैनिक, सिपोय है, उसकी संख्या भी कम है, उसकी संख्या भी क्या है? कम है। तो अंग्रेज यहाँ पर आते थे और डायरेक्ट युद्ध करते थे, डायरेक्ट लड़ाई करते थे, डायरेक्ट वॉर करते थे, और यहाँ का जगह को कैप्चर कर लेते थे। समझ में आ गया? भाई, आउटराइट वॉर का मतलब क्या हुआ? अंग्रेज आते थे, जहां देखते थे कि यहाँ का रूलर वीक है या वहाँ सैनिक कम है, वहां पर डायरेक्ट लड़ाई करते थे और उस जगह को कब्जा कर लेते थे। इसी तरह कौन कौन सा जगह पर कब्जा किए थे? जैसे यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर है।
यहाँ पर देखिए कि यहाँ का रूलर कमजोर है, सैनिक कम है, तो डायरेक्ट युद्ध कर लिए और इस युद्ध का नाम पड़ गया द बैटल ऑफ बक्सर 1764। क्या पड़ गया? 1764। उसी तरह बहुत सारे इन्होंने वॉर लड़े, जैसे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर। ये सब जो वॉर है ना, वो डायरेक्ट वॉर लड़े हैं अंग्रेजों ने, डायरेक्ट वॉर, और वहाँ पर कब्जा कर लिए हैं। तो फर्स्ट तरीका क्या था? बाई आउटराइट वॉर। जहाँ भी दिखे कि यहाँ का जो रूलर है वो कमज़ोर है, वहाँ पर जाओ, डायरेक्ट वॉर करो, लड़ाई करो, और वहाँ का जो जगह है उसको कैप्चर कर लो, वहाँ का जो रूलर है उसको बंदी बना लो। समझ में आ गया फर्स्ट तरीका? जहाँ भी रूलर दिखे कि यहाँ का रूलर कमज़ोर है, वीक है, या वहाँ पर जो सिपाही का संख्या है वो कम है, वहाँ पर अंग्रेज डायरेक्ट वॉर कर देते थे और वहाँ का जगह को कैप्चर कर लेते थे, और वहाँ का जो रूलर थे उनको या तो बंदी बना लेते थे, या वहाँ का जो रूलर है वो अंग्रेज में ही मिल जाता था। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकेंड जो हम इसका तरीका था वो था बाय सब्सिडरी अलायंस। जो सेकेंड तरीका था वो क्या था? सब्सिडरी अलायंस। अब सब्सिडरी अलायंस क्या है? देखिए, सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को लॉर्ड वेल्सले ने इंट्रोड्यूस किया था। सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस का मतलब यही निकाला था, और इसका फोटो कहाँ है? ये चाचा लॉर्ड वेल्सले, अब तो मर गए हैं लेकिन नाम अभी भी जिंदा है। लॉर्ड वेल्सले, इनका इमेज है, इमेज देख लिए। लॉर्ड वेल्सले ने 70, यहाँ पर लिखा भी है, 1798 में सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था। और सब्सिडरी अलायंस का दूसरा नाम है नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी। सब्सिडरी अलायंस का सेकेंड नेम यानी दूसरा नाम क्या है? नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी। कब निकला था? 1798 में। कौन निकाला था? लॉर्ड वेल्सले। क्या है सब्सिडरी अलायंस? देखिए, सब्सिडरी अलायंस एक एग्रीमेंट है, किसके बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस क्या है? सब्सिडरी अलायंस एक एग्रीमेंट है, किसके बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी इसी को हम लोग जनरली में ब्रिटिश बोलते हैं या अंग्रेज बोलते हैं। तो ब्रिटिश और प्रिंसली स्टेट के जो रूलर है उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता था। उस एग्रीमेंट में क्या है? उस एग्रीमेंट में यही सब पॉइंट है। देखिए, जब ये सब्सिडरी अलायंस का एग्रीमेंट होता था तो उसमें फर्स्ट पॉइंट था कि एक्सेप्टेड द ब्रिटिश एज अ सुप्रीम पावर। अगर मान लीजिए कि ये कोई अंग्रेज है, या यहाँ पर नहीं बनाते हैं इसको चित्र, हम यहाँ पर बनाते हैं। मान लीजिए कि ये कोई अंग्रेज है और ये कोई प्रिंसली स्टेट का रूलर है। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता था जिसको हम लोग सब्सिडरी अलायंस बोलते हैं। उस एग्रीमेंट में था कि जो प्रिंसली स्टेट का रूलर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश को सुप्रीम पावर यानी सबसे उच्च स्तर से देखेगा। नहीं समझ में आया? देखिए, मान लीजिए कि स्कूल का हेड कौन है? प्रिंसिपल। उसी तरह उस जगह का हेड हो जाएगा ब्रिटिश एज अ सुप्रीम पावर। अभी सुप्रीम पावर जैसे सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? हाईएस्ट पोजीशन पर है। उसके नीचे ही सारे हाई कोर्ट आते हैं, स्टेट कोर्ट आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मतलब मान लीजिए ऐसे समझिए कि आपके घर में हेड कौन है? हेड है आपके पापा होंगे या मम्मी होंगी, जो भी हेड है। गर्जीवन नहीं ना आपके हेड होंगे, हेड तो आप होंगे नहीं। उसी तरह जब ये एग्रीमेंट होता था तो इन दोनों में, प्रिंसली स्टेट में और अंग्रेज में, सबसे हेड, दोनों में हेड कौन होता था? अंग्रेज, ब्रिटिश हेड होते थे। समझ में आ गया? ब्रिटिश और प्रिंसली स्टेट के रूलर में सुप्रीम कौन होता था? बताइए। ब्रिटिश होते थे या ब्रिटिश होते थे या प्रिंसली स्टेट के रूलर होते थे? तो ब्रिटिश क्या होते थे? सुप्रीम पावर होते थे, सुप्रीम होते थे, यानी सबसे ऊपर कौन होते थे? ब्रिटिश होते थे। समझ में आ गया? ब्रिटिश और प्रिंसली स्टेट के रूलर में सुप्रीम कौन होता था? ब्रिटिश होते थे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि सरेंडर देयर फॉरेन रिलेशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एग्री दैट दे वुड नॉट इंटर इनटू एनी अलायंस विद एनी अदर पावर एंड वुड नॉट वेज वॉर। देखिए, अगर जो भी प्रिंसली स्टेट के रूलर ये सब्सिडरी अलायंस का एग्रीमेंट अंग्रेज के साथ, ब्रिटिश के साथ अगर साइन कर लेता था तो ये कंडीशन और था कि कोई भी फॉरेन रिलेशन बिना ब्रिटिश से पूछे ये जो प्रिंसली स्टेट के रूलर है वो नहीं कर सकता है, ना ही ये किसी पर वॉर कर सकता है विदाउट परमिशन ब्रिटिश के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? पहला, दोनों में सुप्रीम कौन है? ब्रिटिश सुप्रीम होगा। सेकेंड, कि बिना ब्रिटिश से पूछे नहीं
ये किसी से मतलब अलायंस कर सकता है, नहीं किसी से वॉर कर सकता है, नहीं किसी से दोस्ती कर सकता है, नहीं किसी से दुश्मनी कर सकता है। यानी पूरा कंट्रोल किसके पास आ गया? ब्रिटिश के पास आ गया। थर्ड पॉइंट कहता है एक्सेप्टेड एज अ ब्रिटिश रेसिडेंट एज देयर हेडक्वार्टर एंड एग्री नॉट टू एम्प्लॉय एनी यूरोपियन इन देयर सर्विस विदाउट कंसल्टिंग द कंपनी। यहाँ पर कंपनी का मतलब क्या हुआ? ब्रिटिश। कंपनी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? ब्रिटिश। यानी बिना ब्रिटिश से परमिशन के बिना ये कोई एम्प्लॉय भी अपने पास नहीं रख सकते थे। देख रहे हैं सारा कुछ पावर कहाँ चला गया है? ब्रिटिश के पास। ये सिर्फ एक क्या है? पपेट के तरह रह गए हैं। नहीं ये किसी से वॉर कर सकते हैं अंग्रेज के परमिशन से, बिना परमिशन लिए नहीं किसी से दोस्ती कर सकते हैं, नहीं कोई एम्प्लॉय रख सकते हैं, नहीं कोई एम्प्लॉय निकाल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट कह रहा है एग्री टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप एज देयर ऑन कोस्ट। लीजिए और बन गया एग्री टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप एट देयर ऑन कोस्ट। ये ब्रिटिश ट्रूप यानी जो अंग्रेज के सैनिक थे उनको ये पैसा देते थे, अपने मतलब खजाने से ये पैसा देते थे। मान लीजिए कि कोई ब्रिटिश ट्रूप है, कोई भी ब्रिटिश सिपाही है, उनको भी पैसा कौन देता था? प्रिंसली स्टेट का बकलोल दास यही देते थे। समझ में आ रहा है? फोर्थ कह रहा है वर्चुअली लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस। चलिए सारे पॉइंट को एक बार हम रिकैप करते थे, रिकैप कर रहे हैं, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। ये ब्रिटिश है और ये बोकदास प्रिंसली स्टेट के रूलर है। देखिए सबसे पहले इन दोनों में एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट का नाम हुआ सब्सिडरी अलायंस। उस एग्रीमेंट का नाम क्या है? सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस को कौन इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड वेल्सले। कब किया था बताइए? 1798 में। अच्छा, सब्सिडरी अलायंस का दूसरा नाम क्या है? नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी। क्या है इस एग्रीमेंट में? सबसे पहले इन दोनों में सुप्रीम होगा अंग्रेज, ब्रिटिश दोनों में सुप्रीम कौन होगा? ब्रिटिश होगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि प्रिंसली स्टेट के रूलर ना ही किसी से वॉर कर सकता है, नहीं किसी से दोस्ती कर सकता है, नहीं कोई फॉरेन रिलेशन बना सकता है विदाउट परमिशन ब्रिटिश के। ब्रिटिश के विदाउट परमिशन ये कुछ भी काम नहीं कर सकता है। थर्ड पॉइंट ये है कि विदाउट अंग्रेज के परमिशन के ये कोई भी अपने पास सिपाही नहीं रख सकता है, नहीं वो यूरोपियन कोई सैनिक रखेगा, नहीं कोई इंडियन सैनिक रख सकता है। यानी वो पूछेगा ब्रिटिश से कि क्या मैं इंडियन दो सिपाही को रख लूँ या यूरोपियन के दो सैनिक को रख लूँ। अगर ब्रिटिश कहेगा कि रख लो तो रखेगा, अगर बोलेगा कि नहीं नहीं रखना है तो ये नहीं रखेगा। फोर्थ पॉइंट है कि जो ब्रिटिश सैनिक थे उसको भी पैसा इंडियन के जो ये प्रिंसली स्टेट के रूलर है यही पे करता था, यही देता था उसका वेज। और फोर्थ है कि ये लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस। भाई सारा कुछ तो ये कर रहा है ब्रिटिश, ये बिना पूछे कुछ कर ही नहीं रहा है, तो इंडिपेंडेंस ये रहा नहीं रहा। यानी देखिए लास्ट में यहाँ पर लिखा है कि द ब्रिटिश हैज बिकम द सुप्रीम पावर। देखिए यहाँ पर लिखा है द ब्रिटिश हैज बिकम द सुप्रीम पावर एंड द इंडियन प्रिंसेस वे आर रिड्यूस टू पॉपेट। ये कैसा हो गया? पॉपेट का सामान हो गया। कैसा हो गया? पॉपेट के सामान एक हो गया। तो समझ में आ गया क्या है सब्सिडरी अलायंस? क्या समझ में आ गया? सब्सिडरी अलायंस प्रिंसली स्टेट के रूलर और ब्रिटिश के बीच में एक एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट में था कि कोई भी प्रिंसली स्टेट के रूलर बिना परमिशन के, अंग्रेज के बिना परमिशन के ना ही किसी से वॉर कर सकता है, नहीं किसी से दोस्ती कर सकता है, नहीं किसी से दुश्मनी कर सकता है, नहीं किसी को रख सकता है, नहीं किसी को निकाल सकता है। और तो और ये खुद सैनिक जो ब्रिटिश सैनिक है उनको ये पैसा पे करेगा। समझ में आ गया? सेकेंड तरीका क्या है सब्सिडरी अलायंस? समझ में आ गया? फर्स्ट तरीका डायरेक्ट वॉर करो बाई आउटराइट वॉर, सेकेंड बाई सब्सिडरी अलायंस। समझ में आ गया? थर्ड जो अंग्रेज का तरीका था और जिसके कारण हम लोग झांसी की रानी को याद करते हैं वो है बाय यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या है यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? सबसे पहले इस चाचा का फोटो देखिए, इसमें बहुत सारे चाचा आपको देखने को मिलेंगे। इन चाचा का नाम है लॉर्ड डैलहाउजी। लॉर्ड डैलहाउजी इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस कराया था। क्या इंट्रोड्यूस कराया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहाँ पर लिखा है, देखिए। यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, इफ एनी इंडियन रूलर died without a male heir, his kingdom would lapse. That is, it would come under the company territory in India. कंपनी का मतलब क्या हुआ? ब्रिटिश टेरिटोरी।
कंपनी का मतलब जहाँ भी कंपनी लिखा है, कंपनी का मतलब ब्रिटिश। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता था क्या, अंग्रेज ये कहते थे कि अगर कोई भी राजा है, अगर उस राजा का खुद का बेटा नहीं है तो वो जो राज्य है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाएगा। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। समझ में आ गया क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? अगर कोई राजा है, क्या है, अगर कोई राजा है, अगर उसका खुद का कोई संतान नहीं है, अगर उसका खुद का कोई बच्चा नहीं हुआ तो उसका जो किंगडम है वो किसके अंडर में आ जाएगा? ब्रिटिश के अंदर में आ जाएगा। और यही है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इसको कौन निकाला था? लॉर्ड डलहौजी ने निकाला था। ठीक है, इसके तहत भी बहुत सारे इंडियन स्टेट को अंग्रेजों ने कैप्चर किया था, बहुत सारे स्टेट को, अभी हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे स्टेट को इन्होंने किया था कब्जा। चलिए पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, व्हेन द रूलर ऑफ झांसी डायड इन 1853 लिविंग नो नेचुरल हायर। देखिए जो झांसी के राजा थे उनका नाम था गंगाधर राव, उनका खुद का बेटा नहीं हुआ, वो मर गए। उनको भी मारा कौन था? अंग्रेजों ने ही मारा था, ताकि अगर ये मर जाएंगे तो इनका बेटा नहीं है और ये पूरा झांसी हमारे अंडर में आ जाएगा। तो उनको गंगाधर राव को मार दिया अंग्रेजों ने, तो उनका बेटा खुद का नहीं था। तो झांसी की रानी थोड़ी चालाक थी, उन्होंने दूसरे का बेटा को एडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया और बोल दी कि यही इस झांसी का राजा बनेगा। उस लड़के का नाम था आनंद राव। जिस लड़के को झांसी की रानी ने गोद ली थी उस लड़के का नाम था आनंद राव। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, ये हमारे लॉ के खिलाफ है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के विरुद्ध है। इसीलिए झांसी की रानी और अंग्रेजों के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई हुआ था और ये साबित हो गया था, झांसी की रानी ने पूरी हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों को खूब पटकनी दी थी और ये साबित कर दी थी और वो अंग्रेजों को बता दी थी कि तुम एक झांसी को मारोगे हर घर में झांसी पैदा होगी। लेकिन लास्ट में झांसी की रानी भी मर गई और वो झांसी जो था वो किसके अंडर में आ गया? ब्रिटिश के अंदर में आ गया। किसके थ्रू? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू सिर्फ झांसी नहीं, बहुत सारे स्टेट थे, जैसे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, ये सारे जितने भी स्टेट हैं वो सारे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेज के अंडर में आए थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स समझ में आ गया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? अगर खुद का हायर नहीं है, कोई भी राजा है, अगर उसका राज्य में अगर उसका खुद का बेटा नहीं है तो वो पूरा टेरिटरी किसके कंट्रोल में आ जाएगा? किसके कम अंडर में आ जाएगा? ब्रिटिश के अंडर में आ जाएगा। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। समझ में आ गया? पहला तरीका डायरेक्ट लड़ाई करो, सेकंड सब्सिडरी अलायंस एग्रीमेंट करो, और थर्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगर किसी का बेटा नहीं हुआ तो वो पूरा राज्य किसके अंडर में आ जाता था? अंग्रेजों के अंडर में आ जाता था। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। फोर्थ है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिग्ड मिसरूल। देखिए ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिग्ड मिसरूल, चौथा जो तरीका था उनका, वो ये बोलते थे कि मान लीजिए कि कहीं गए और देखे कि यहाँ का रूलर थोड़ा कमज़ोर है लेकिन इसके पास सिपाही बहुत ज़्यादा है, तो वो कहते थे वहाँ का जाकर, जो जनता थी उस राज्य के, जाकर बोलते थे कि यहाँ का जो रूलर है वो अच्छे से देखभाल नहीं कर रहा है, अच्छे से इस राज्य को नहीं संभाल पा रहा है, इसीलिए हम इस रूलर को यहाँ से हटा रहे हैं। ठीक है, इसी को बोल रहा है ऑन द प्रीटेक्स्ट। प्रीटेक्स्ट मीन्स बहाना। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिग्ड मिसरूल, यानी आप लोग अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग मिस रूल कर रहे हैं, आप लोग यहाँ से हटिए, हम लोग यहाँ से अच्छे से रूल करेंगे। देखिए यहाँ पर लिख रहा है, इन 1856 लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड अवध। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को क्या कर लिया? घेर लिया। टू द कंपनी डोमिनियन टू द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिग्ड मिसरूल, he declared that Awadh was being misgoverned and the British rule was needed to ensure proper administration। मतलब 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर का मतलब आक्रमण कर दिया और ये बोल दिया कि यहाँ का जो राजा है वो अच्छे से यहाँ पर गवर्न नहीं कर पा रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो ब्रिटिश रूल है आना बहुत ज़रूरी है। ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो वहाँ का राजा, अवध का जो राजा थे उनको हटा दिया गया और वहाँ पर कौन आ गया? अंग्रेज आ गए। और जब अंग्रेज आए तो ये बोले थे कि हम अच्छे से रूल करेंगे, लेकिन और बेकार वहाँ का कंडीशन हो गया। बेकार कैसे हो गया? देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दे हैड टू पे हायर लैंड रेवेन्यू
एंड एडिशनल टैक्सेस ऑन फूड हाउसेस एंड फेरीज। जब 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कब्जा कर लिया और ये बता दिया कि यहाँ का जो शासन है, यहाँ का जो रूलर है, अच्छे से शासन नहीं कर पा रहा है, आज से ब्रिटिश यहाँ पर रूल करेगा। तो जब ब्रिटिश रूल करना स्टार्ट किया तो जो लैंड रेवेन्यू पर टैक्सेस लग रहा था उसको बढ़ा दिया और फूड हाउसेस और फेरीज पर भी अब टैक्स लेने लगा। फूड समझते हैं भोजन, हाउसेस मीन्स घर, और फेरीज का मतलब होता है घाट। जैसे छठ पूजा कहाँ होता है, घाट पर होता है, तो वहाँ पर भी ये अब ये टैक्सेस लेने लगा। फूड पर भी टैक्सेस लेने लगा, हाउसेस पर भी टैक्सेस लेने लगा, फेरीज पर भी टैक्सेस लेने लगा, और जो लैंड रेवेन्यू था वहाँ का जो टैक्स था उसको इंक्रीज कर दिया। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि द डिसोल्यूशन ऑफ नवाब ऑफ अवध आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू थाउजेंड्स ऑफ नोबल ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स आउट ऑफ देयर जॉब। देखिए अवध में जितने भी पुराने नोबल्स थे, ऑफिसर्स थे, सोल्जर्स थे, उनको आउट ऑफ जॉब यानी जॉब से निकाल दिया गया। थर्ड पॉइंट बता रहा है द ब्रिटिश कॉन्फिस्केटेड द इस्टेट ऑफ तलुकदार और जमींदार्स, द डिस्पोसेस्ड तलुकदार्स बिकेम द ओपोनेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। जितने भी जमींदार और तलुकदार थे वो किसके ओपोनेंट हो गए, किसके विरोधी हो गए, ब्रिटिश रूल के विरोधी यानी विरोध में खड़े हो गए। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि द कंपनी सिपोज ऑफ हुम 75,000 वेयर फ्रॉम अवध वेयर द वर्थ अफेक्टेड द सोल्जर हैड हेल्प द ब्रिटिश टू कंक्वर द रेस्ट ऑफ इंडिया। देखिए ब्रिटिश ने उन्हीं सिपाही को जॉब से निकाल दिया जो हेल्प किए थे टू हेल्प द ब्रिटिश टू कंक्वर द रेस्ट ऑफ इंडिया। बाकी सारे जगहों पर इंडिया में बाकी सारे जगहों पर ब्रिटिश का हेल्प किए थे जो सिपाही, जितने में वो आज उसी सिपाही को अवध में ब्रिटिश ने जॉब से निकाल दिया। ठीक है, कितने को निकाला, 75,000 सैनिकों को जॉब से निकाल दिया। कौन निकाल दिया, ब्रिटिश। कहाँ के ये सिपाही है, अवध के। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। द कंपनी सिपाही ऑफ हुम 75,000 वेयर फ्रॉम अवध वेयर द वर्थ अफेक्टेड। भाई ऑब्वियसली सी बात है, अगर आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा तो आपका जो फिनेंशियल पोजीशन है कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा, खराब हो जाएगा। बट दे रिसेंटेड द फैक्ट दैट देयर होमलैंड्स हैड कम अंडर फॉरेन रूल। द एनेक्सेशन ऑफ अवध ऑल्सो अफेक्टेड द सोल्जर फिनेंशियल पोजीशन। देखिए यहाँ पर लिख भी दिया है, द एनेक्सेशन ऑफ अवध ऑल्सो अफेक्ट द सोल्जर्स फिनेंशियल पोजीशन। अगर आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा तो आपका फिनेंशियल पोजीशन खराब हो जाएगा। दे हैड टू पे हायर टैक्सेस ऑन लैंड देयर फैमिली हेल्ड इन अवध। अब देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि अगर आपका अवध में खुद का घर है और आपका फैमिली उसमें रहता है तो उस पर भी जो टैक्स है उसको बढ़ा दिया गया। दे हैड टू पे हायर टैक्सेस ऑन द लैंड देयर फैमिली हेल्ड इन अवध। ठीक है, समझ में आ रहा है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर लिख रहा है कि अवध played a major role in the uprising of 1857। और इस तरह 1857 की जो ये वॉर है वो स्टार्ट होने में अवध ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर द मुगल रूलर was under the protection of the company and receive a pension from the British। देखिए जो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर, उनको ब्रिटिश की तरफ से पेंशन प्लस सिक्योरिटी दोनों मिलता था। किसको, बहादुर शाह जफर को क्या क्या मिलता था, पेंशन प्लस सिक्योरिटी दोनों प्रोवाइड ब्रिटिश करता था। Bahadur Shah Jafar, the Mughal ruler, was under the protection of company and received the pension from British. The name of Mughal king was removed from the coin minted by the company। अब देखिए हुआ क्या कि जो पहले सिक्का निकलता था तो उस पर जो मुगल रूलर थे उनका नाम या उनका सिंबल कुछ बना रहता था, जिसको ब्रिटिश ने अब हटा दिया। यहाँ पर लिखा है द नेम ऑफ मुगल किंग वाज रिमूव, यानी जो मुगल किंग का नाम था कॉइन पर उसको कंपनी मतलब ब्रिटिश ने हटा दिया, रिमूव कर दिया। समझ में आ रहा है। इन 1849 लॉर्ड डलहौजी announced that the successor of Bahadur Shah Jafar would not be permitted to use the Red Fort as their palace। They were required to shift to a palace near the Qutub Minar। 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने ये अनाउंस कर दिया कि जो बहादुर शाह जफर के बेटे होंगे, यानी सक्सेसर का मतलब बेटा, उनका बेटा बहादुर शाह जफर का जो सक्सेसर होगा वो
रेड फोर्ट दिल्ली में है, लाल किला को महल अपना नहीं बनाएगा। वो कहाँ शिफ्ट होगा? कुतुब मीनार में शिफ्ट होगा। समझ में आ रहा है? कौन अनाउंस किया था? लॉर्ड डलहौजी। कब किया था? 1849 में। क्या किया था? लॉर्ड डलहौजी ने ये बताया था कि जो बहादुर शाह जफर के सक्सेसर है, यानी उनका जो बेटा होगा, वो रेड फोर्ट यानी लाल किला को अपना पैलेस नहीं बनाएगा, अपना महल नहीं बनाएगा। वो कहाँ शिफ्ट होगा? कुतुब मीनार में शिफ्ट होगा। समझ में आ रहा है? 1856 वाला कहानी, ये भी एक इम्पोर्टेंट कहानी है। In 1856, Lord Canning announced that after the death of Bahadur Shah, his successor would not be allowed to use the imperial title with their names and would be known as a mere princess। देखिए 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने ये अनाउंस कर दिया कि बहादुर शाह जफर के मरने के बाद इनका जो सक्सेसर होगा, इनका इंपीरियल टाइटल यूज नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम है प्रकाश प्रधान, ठीक है, तो ये जो प्रधान टाइटल है ये हमको मेरे फादर से मिला है, ठीक है। जैसे आपका सिंह हो सकता है, यादव हो सकता है, राजपूत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो जो आपको मिला है वो आपके पेरेंट्स से मिला है। लेकिन यहाँ पर 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने ये अनाउंस कर दिया कि बहादुर शाह जफर का जो इंपीरियल टाइटल है वो उसके बेटा यूज नहीं करेगा। In 1856, Lord Canning announced that after the death of Bahadur Shah, his successor would not be allowed to use the imperial title with their names and would be known as a mere princess. This decision of British hurt the feeling of Muslim. Consequently, Jinnat Mahal, the wife of Bahadur Shah, began plotting against them. तो ये जो अंग्रेजों का, ब्रिटिश का डिसीजन था, कहीं ना कहीं मुस्लिम लोग को इफेक्ट कर दिया, और इसी कारण जिन्नत महल जो बहादुर शाह जफर की वाइफ थी, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ प्लॉटिंग स्टार्ट कर दी। यह है जिन्नत महल का इमेज, आप बुक में देख सकते हैं। इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेल्सले, बहादुर शाह जफर, इन लोगों का जो इमेज है आप लोग याद रखिएगा। इमेज से भी बहुत सारा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। थर्ड पॉइंट है ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब। नाना साहेब वॉज द एडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव टू द लास्ट पेशवा। देखिए बाजीराव टू कौन थे? लास्ट पेशवा। इनका एडॉप्टेड सन थे, खुद का बेटा नहीं थे, एडॉप्टेड सन थे। जैसे झांसी की जो रानी थी वो एडॉप्टेड सन ली थी आनंद राव को, उसी तरह बाजीराव टू एडॉप्टेड सन लिए थे नाना साहेब, ठीक है। तो नाना साहेब का पिता कौन हुए? असली पिता नहीं थे, लेकिन पिता कौन है? बाजीराव टू कौन थे? लास्ट पेशवा थे। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू ग्रांट नाना साहेब द पेंशन दे वेयर पेइंग टू बाजीराव टू। देखिए बाजीराव टू को तो पेंशन अंग्रेज दे रहे थे, लेकिन नाना साहेब को पेंशन देने से मना कर दिया अंग्रेजों ने। नाना साहेब वाज फोर्स्ड टू लिव एट कानपुर फार अवे फ्रॉम हिज फैमिली सीट एट पूना। देखिए जो नाना साहेब के फैमिली रहती थी, वो कहाँ रहती थी? पूना में रहती थी, लेकिन ब्रिटिश ने उनको फोर्स दिया कि आपको कानपुर में रहना है। दिस वॉज वाइडली रिसेंटेड इन द मराठा रीजन। Nana Sahib had inherited wealth from the former Peshwa, which he utilized in sending emissary to different part of the country for generating awareness among the Indians about the British policy. तो नाना साहब traveled between Delhi and Lucknow to gather support for the movement। मतलब अब नाना साहब क्या किए कि इंडिया के जगह जगह पर जाकर अगेंस्ट में, ब्रिटिश के अगेंस्ट में प्लॉटिंग करना स्टार्ट कर दिए, जिसमें दिल्ली और लखनऊ में जाकर उन्होंने कुछ लोगों को गैदर भी किया, मूवमेंट भी किया कि ये ब्रिटिश का ये पॉलिसी हमारे अगेंस्ट में है, ब्रिटिश हम लोग को बर्बाद कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, लूट रहा है, यानी प्लॉटिंग स्टार्ट कर दी नाना साहब ने। समझ में आ रहा है? The other Indian rulers who were not adversely affected become suspicious lest they would meet the same fate। लेकिन देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो अदर्स इंडियन रूलर थे, जिनको अभी तक अंग्रेजों ने कुछ नुकसान नहीं पहुँचाया था, उनको भी लगने लगा था कि यही हाल मेरे साथ भी अंग्रेज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट कह रहा है ऑब्सेंटी सोवर्निटी ऑफ द ब्रिटिश। ऑब्सेंटी सोवर्निटी मीन्स दैट इंडिया वॉज बीइंग ruled by the British government from England at the distance of thousands of miles।
ब्रिटिश इंडिया को कंट्रोल कहाँ से करते थे? इंग्लैंड से, इंग्लैंड से, ठीक है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है कहाँ है? इंग्लैंड में है, और इंडिया पर रूल कर रहा है। यानी दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ? 1000 मील अप्रॉक्स, ठीक है। और देखिए जो ब्रिटिश थे वो इंडिया पे रूल कर रहे थे कहाँ से? इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। जो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? हजारों मील, अप्रॉक्स 1000 मील्स है। ब्रिटिश इंग्लैंड से रूल कर रहे थे इंडिया पर। इससे पहले मुगल भी तो इंडिया पे रूल किए हैं कि नहीं? मुगल भी इंडिया को लूटे हैं, ब्रिटिश भी इंडिया को लूट रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। मुगल इंडिया को लूट रहे थे, लेकिन लूटे हुए धन इंडिया में ही क्या करते थे? यूज करते थे। और जो ब्रिटिश है इंडिया को लूट रहा है और इंडिया का धन इंग्लैंड ले जा रहा है। यही डिफरेंस है, और इसी को यहाँ पर बोला है ऑब्सेंटी सोवर्निटी ऑफ द ब्रिटिश। समझ में आ रहा है? ब्रिटिश भी इंडिया को लूट रहा है, मुगल भी इंडिया को लूटे थे, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? मुगल इंडिया को लूट कर इंडिया में लूटे हुए धन को यूज कर रहे थे। जो भी मुगल इंडिया को लूटा है उसका इंडिया में ही यूज किया है, इंडिया में ही धन को रखा है। लेकिन जो ब्रिटिश थे वो लूट कर कहाँ ले जा रहे हैं? इंग्लैंड। मुगल लूट कर कहाँ ले गए? इंडिया में ही रख दिए, लेकिन ब्रिटिश लूट कर इंग्लैंड ले गए। इस अब्सेंटी सोवर्निटी ऑफ द ब्रिटिश का मतलब यही हुआ। चलिए एक बार पढ़ते हैं इसको जल्दी से। अब्सेंटी सोवर्निटी मीन्स दैट इंडिया वाज बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इंग्लैंड at a distance of thousands of miles. This was resented by the Indians. The earlier rulers like Mughal who had conquered India had in course of time settled in India. The revenues they collected from the Indian were spent in India only. तो जो मुगल थे वो इंडिया का जो रेवेन्यू लूटे थे, लिए थे, वो कहाँ स्पेंड किए? इंडिया ओनली। बट इन केस ऑफ ब्रिटेन द इंडियन फेल्ट दैट they were being ruled from England and Indian wealth was being drained to England and not utilized for their welfare. समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, सोशल रिलीजियस कॉजेज। तो पॉलिटिकल कॉजेज समझ में आया। पॉलिटिकल कॉजेज में हमने क्या पढ़ा? पॉलिसी ऑफ एक्सपांसन। पॉलिसी ऑफ एक्सपांसन में हम 4 पॉइंट पढ़े। बाई आउटराइट वर्ड, सेकेंड हमारा था सब्सिडरी अलायंस, थर्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और फोर्थ हमारा ऑन द प्रिटेक्ट ऑफ एलेक्ट मिसरूल। सेकेंड हमने पढ़ा डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह। थर्ड हमने पढ़ा ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब। फोर्थ पढ़ा अब्सेंटी सोवर्निटी ऑफ द ब्रिटिश। और फिर हमारा सेकेंड कॉजेज आता है, सेकेंड रीजन आता है टू स्टार्ट दिस वॉर, सोशियो रिलीजियस कॉजेज। तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहा है? इंटरफेयर विद द सोशल कस्टम। देखिए थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा हम फास्ट ही पढ़ाएंगे। देखिए इंटरफेयर्स विद द सोशल कस्टम क्या कर रहा है कि some of the social reform introduced by the British in India were aimed to improving the condition of the people. However, while introducing such reforms, the feeling of the people were not taken into consideration. The result was that the reform like the abolition of Sati 1829, the introduction of Widow Remarriage Act 1856, and the opening of Western education to girls were not welcomed by the masses. देखिए इसका मतलब क्या हुआ? अंग्रेजों ने सारे काम तो बुरे ही नहीं किए, कुछ अच्छे भी काम किए हैं। उन्होंने 1829 में जो सती प्रथा चल रहा था उसको ख़त्म किया। 1856 में उन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट लाया। यही पहला पॉइंट बोल रहा है इंटरफेयर्स विद द सोशल कस्टम। जितने भी भारतीय लोग का कस्टम है, रीति है, रिवाज है, उनमें भी अब दखल देने लगे थे अंग्रेज। 1829 में सती प्रथा को ख़त्म कर दिया। सती प्रथा होता था क्या कि अगर किसी का हस्बैंड मर गया तो वो जो औरत है वो चिता पर अपने हस्बैंड के साथ वो भी जिंदा कूदकर अपनी जान दे देगी, जलती चिता में। दिस इज सती प्रथा, जिसको अंग्रेजों ने खत्म कर दिया 1829 में। फिर विडो रीमैरिज एक्ट लाए 1856 में, यानी अगर कोई विधवा औरत है
तो वो फिर से शादी कर सकती है। पहले का जो प्रथा बनाया गया था कि वो कभी शादी नहीं कर सकती है दोबारा, लेकिन अंग्रेजों ने इसको ख़त्म कर दिया और विडो रिमैरेज एक्ट लाए 1856 में, जिसके तहत अब कोई भी विधवा औरत फिर से शादी कर सकती है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है एप्रीहेंशन अबाउट मॉडर्न इनोवेशंस। पीपल वेयर सस्पिशियस टू इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इनोवेशंस लाइक रेलवे एंड टेलीग्राफ। दे वर rumors that telegraph poles were erected to hang those who were against the British rule. Similarly, Orthodox Indians noted that in the railway compartment, the higher caste and the lower caste were made to sit side by side. They believed that the British had introduced such practice to defy their caste and religions. देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एप्रीहेंशन अबाउट मॉडर्न इनोवेशंस। अंग्रेजों ने अब भारत में नए नए इनोवेशंस लाना स्टार्ट कर दिए थे, टेलीग्राफ पोल लगाना स्टार्ट कर दिए थे, रेलवे लाना स्टार्ट कर दिए थे। तो भारतीयों में एक ये र्यूमर्स फैल गया कि ये जो टेलीग्राफ पोल लगा है अंग्रेजों के द्वारा, इस पर ये मतलब पोल इसलिए लगा है कि अगर कोई भी ब्रिटिश के अगेंस्ट में होगा तो ब्रिटिश उसको इसी पोल पर लटका कर फांसी दे देगा। और रेलवे का ये र्यूमर्स फैला था कि इसमें जो अपार्टमेंट है, एक अपार्टमेंट को मतलब सीट जो है उसको एक को नीचा कर दिया गया है, एक को ऊंचा कर दिया गया है, ताकि जो ब्रिटिश है वो ऊपर बैठेगा और जो इंडियंस है उसको नीचे बैठाया जाएगा। ये मतलब रैशियल डिस्क्रिमिनेशन एक तरह से भारतीयों के मन में था कि हम हमारे साथ रैशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थर्ड हमारा है पॉलिसी ऑफ रैशियल डिस्क्रिमिनेशन। देखिए आ ही गया, द ब्रिटिश ऑफिसर वे रूड एंड एरोगेंट टुवर्ड द इंडियंस। जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो रूड थे और एरोगेंट थे इंडियंस के प्रति, यानी बहुत रफ बोलते थे। दे बिलीव दैट दे वर सुपीरियर टू इंडियन एंड फॉलो अ पॉलिसी ऑफ कंटेम्प्ट टुवर्ड द इंडियंस। उनका मतलब वो अपने आप पर इतना विश्वास करते थे कि हम इंडिया से क्या है, सुपीरियर है, इंडिया हमारे मतलब हम सुपीरियर है, इंडिया इन्फीरियर है। समझ में आ रहा है? दे डबल्ड द मुस्लिम एज अ क्रूएल एंड अनफेथफुल। सम यूरोपियन ऑफिसर इल ट्रीटेड एंड इंसल्टेड इंडियन। देखिए ब्रिटिश सिपाही थे वो इंडियन सिपाही का बहुत मजाक उड़ाते थे, बहुत मजाक इंसल्ट करते थे, कहीं गाली दे देते थे। सच एक्ट ऑफ अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन एलिएनेटेड द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन मासेस। ठीक है। फोर्थ हमारा है करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन। द पॉलिसी एंड द ब्रिटिश ऑफिशियल वेयर करप्ट। द रिच गॉट अवे विथ क्राइम बट द कॉमन मैन वाज लूटेड, ऑप्रेस्ड एंड ट्रूटेड। जो धनी व्यक्ति थे ना, जिसके पास पैसा होता था, वो अगर कोई क्राइम भी करता था तो वो ब्रिटिश को पैसा देता था तो वो बच जाता था। लेकिन जो पुअर आदमी थे उनको टॉर्चर किया जाता था, उनको परेशान किया जाता था, उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, पैसा लिया जाता था, फिर भी उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था। फिफ्थ पॉइंट है ऑपरेशंस ऑफ द पुअर। द कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम इनेबल्ड द रिच to oppress the poor, flogging, torture, and imprisonment of cultivators for their inability to pay arrears of rent, land revenue, and interest on debt were quite common. Thus, the growing poverty made the poor desperate and led them to join a general uprising in the hope of improving their lot. देखिए कह रहा है कि जितने भी जुडिशियल सिस्टम हो या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो अंग्रेजों का, वो सारे किसके लिए थे? पुअर के लिए थे। पुअर के लिए जो धनी व्यक्ति थे वो पैसा देकर अपना काम कर लेते थे, लेकिन जो पुअर आदमी थे, जो गरीब आदमी था, उसको टॉर्चर किया जाता था, जेल में बंद किया जाता था, पीटा जाता था, मारा जाता था उसको। और उसका जो लैंड था, जो मान लीजिए कि कोई किसान है, उसका जो लैंड रेवेन्यू है उसको बढ़ा दिया गया। जो फसल हुआ है उसको सारा फसल अंग्रेज ले लेते थे। यानी जो पुअर आदमी थे, सारा का सारा समस्या पुअर आदमी के साथ होता था। अगर आप धनी हैं तो आपका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम, अगर आप धनी हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप पुअर है तो सारा प्रॉब्लम आप ही के साथ है। समझ में आ गया? चलिए, सिक्स है एक्टिविटीज ऑफ मिशनरीज। द ब्रिटिश वेयर डिफरेंट फ्रॉम इंडियन इन रेस, रिलीजन एंड सेंटिमेंट।
जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश और इंडियन में आकाश पाताल का अंतर था, रेस में, रिलीजन में, कल्चर में, सेंटिमेंट में, इमोशंस में, सारे कुछ में। इन द 18th सेंचुरी द ब्रिटिश शो अ फ्रेंडली एटीट्यूड टुवर्ड इंडियन रिलीजन्स। 18वीं सेंचुरी में, शताब्दी में, ब्रिटिश फ्रेंडली एटीट्यूड मतलब अच्छे से व्यवहार करने लगे किसके साथ? इंडियन रिलीजन्स के साथ। दे हैड नो पार्टिकुलर zeal for their own religion and their company even acted as the trustee of some Hindu temples. However, in the 19th century this attitude underwent a change. 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ? एटीट्यूड चेंज हो गया। द ब्रिटिश began to interfere with the local religious and the social customs. They denounced idol worship and double local belief as ignorance. मतलब क्या हुआ? देखिए, जो ब्रिटिश थे अब वो भारतीयों के कल्चर, रीति रिवाज में भी इंटरफेयर करने लगे। लेकिन 19वीं सेंचुरी में हुआ क्या कि जो ब्रिटिश थे अब वो लोकल रिलीजियस में भी इंटरफेयर करने लगे। यानी जो पर्सनल होता है ना, पर्सनल रिलीजियस, उसमें भी वो अब ये इंटरफेयर करने लगे। जो भी पर्सनल अपना रिलीजियस है, कल्चर है, उसमें भी अब ये क्या करने लगे? इंटरफेयर करने लगे। 1813 में इंडियन को ये लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम हिंदू से क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाए। देखिए लिखा है, आफ्टर 1813 देयर वाज एन इंक्रीज बोथ इन द नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी। द इंडियन थॉट दैट द गवर्नमेंट वाज सपोर्टिंग मिशनरी हु वुड कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी। 1813 के बाद इंडिया में क्रिश्चियनिटी का संख्या बढ़ने लगा। यानी जितने भी क्रिश्चियन स्कूल थे वो खुलने लगे, बहुत जगह जगह पर मिशनरी खुलने लगा। तो कहीं ना कहीं भारतीयों को ये लगने लगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर रही है और ये चाह रही है कि जो इंडियन है, जो हिंदू है, वो किस में कन्वर्ट हो जाए? क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाए। 7 नंबर कह रहा है, फियर रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस इन अ नंबर ऑफ स्कूल्स। इन 1829 द बंगाल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश एन इंग्लिश क्लास इन कलकत्ता मद्रासा विच वाज अ मुस्लिम इंस्टीट्यूशन। 1829 में बंगाल गवर्नमेंट ने इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट कर दिया कलकत्ता में, जो कि एक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन होता था। लेटर इंग्लिश क्लासेस वेयर इंट्रोड्यूस इन बनारस संस्कृत कॉलेज। और बाद में इंग्लिश का जो क्लासेस है वो बनारस संस्कृत कॉलेज में भी इंट्रोड्यूस किया गया। द शिफ्टिंग ऑफ एम्फेसिस फ्रॉम ओरिएंटल learning to western education was not received well by the people, especially the पंडित and the मौलवीज। देखिए, पंडित और मौलवीज तो कभी नहीं चाहेंगे कि वेस्टर्न एजुकेशन भारत में इंट्रोड्यूस हो। दे सॉ in it an attempt to discourage traditional Islamic and Hindu studies. People started suspecting that the aim of Western education was not to promote literature and science but to encourage their children to become Christian. और भारतीयों को ये लगने लगा ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो लिटरेचर और साइंस को प्रमोट नहीं करता है, बल्कि वेस्टर्न एजुकेशन हमको क्रिश्चियन में तब्दील करने का साजिश है। हमारे बच्चों को क्रिश्चियनिटी में बदलने का ये एक अंग्रेजों का प्लान है। 8. टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस। Religious sentiment of the Indians were hurt by the official policy of taxing land belonging to temple and mosque. देखिए, अब मंदिरों और मस्जिदों से भी टैक्स अंग्रेज लेने लगे। यानी अब रिलीजियस प्लेसेस से भी अंग्रेज टैक्स कलेक्ट करने लगे। Such land has been exempted from taxation by previous Indian ruler. The families dependent on these lands began to propagate that the British were trying to undermine the religious of Indian. देखिए, इंडिया में पहली बार हुआ कि जो मतलब रिलीजियस पैलेस पर टैक्स लिया। कौन था? अंग्रेज ने। रिलीजियस पैलेस पर टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। कौन? अंग्रेज ने। मुस्लिम हो तो मस्जिद पर टैक्स देगा, हिंदू है तो मंदिर में जाएगा तो टैक्स देगा। यानी ब्रिटिश वेयर स्टार्ट टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम रिलीजियस प्लेसेस। 9 पॉइंट कह रहा है, पॉइंट नंबर 9, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। द रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1850 चेंज द हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी।
देखिए जो हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी था उसको चेंज कर दिया गया 1850 में। एक कानून पारित किया गया, एक एक्ट पारित किया गया जिसका नाम था द रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1850, जिसमें हिंदू लॉ को चेंज कर दिया गया। इट इनेबल्ड अ कन्वर्ट फ्रॉम हिंदुइज्म टू अदर रिलीजियस टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ हिज फादर। ठीक है, द हिंदूज रिगार्डेड दिस एज एन इंसेंटिव टू गिव अप वंस रिलीजियस फेथ। देखिए मतलब क्या हुआ, 1850 के पहले अगर आप हिंदू धर्म से मुस्लिम में कन्वर्ट होते हैं या मुस्लिम से क्रिश्चियन में कन्वर्ट होते हैं या क्रिश्चियन से हिंदू में कन्वर्ट होते हैं, यानी अगर आप धर्म अपना परिवर्तन करते हैं तो आपके पिताजी की संपत्ति में आपका कोई हक नहीं होगा 1850 के पहले। मान लीजिए कि हम हिंदू हैं, अगर हम हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए तो मेरे पिताजी के संपत्ति में मेरा कोई हक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन 1850 में अंग्रेजों ने एक एक्ट निकाला जिसको हमने बोला है उन्होंने नाम रखा है द रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1850। यानी अगर हम हिंदू से अब क्रिश्चियन भी बन गए तो मेरे पिताजी के संपत्ति में मेरा हक रहेगा। ये अंग्रेजों ने कानून लाया था 1850 में, इसी को यहाँ पर बोला गया है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन 1850 के पहले ऐसा नहीं था। अगर हम हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट होते हैं या क्रिश्चियन में कन्वर्ट होते हैं तो मेरे पिताजी के संपत्ति में मेरा कोई हक नहीं है। लेकिन 1850 में जो ये कानून आया द रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट, इसके बाद से अगर हम हिंदू से कोई भी रिलीजन में कन्वर्ट होते हैं तो मेरे पिताजी के संपत्ति में मेरा पूरा हक रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।